हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन IT। सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 9 के पार्ट 2 में आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ किया था। इस वीडियो में हम अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र एंड रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल कंट्रोल से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र होता क्या है। अब देखिए, सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है हर बार आपको 1 बाय 1 ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। कई बार क्या होता है, हमें वन स्टेटमेंट से अनदर स्टेटमेंट पर जंप करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र की जो स्टेटमेंट्स है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। देखिए, इसके नेम से हमें स्पेसिफाई हो रहा है कि हमें एक स्टेटमेंट से अनदर स्टेटमेंट को पॉइंट करना है। अब जो पॉइंटिंग हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? वो होनी चाहिए लेबल के अकॉर्डिंग। अब देखिए, लेबल क्या होता है? लेबल एक तरह का एक वैलिड वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर फर्दर स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, वो हमें ये स्पेसिफाई करता है कि हमें एक लेबल से दूसरे लेबल पर जो जाना है, ठीक है, तो वो क्या है। ठीक है, और अगर हम एक लेबल से दूसरे लेबल की तरफ स्विच करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं हमने उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, यही वर्किंग है लेबल की। अब इसके सिंटेक्स से समझते हैं। सबसे पहले आएगा गो टू। गो टू क्या है? आपका कीवर्ड होगा। आगे जिस लेबल पर आपने जाना है उस लेबल का नाम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? लेबल 1। अब उस लेबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम उस लेबल के अंदर लिखेंगे। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम वो लेबल का नाम लिखेंगे, उसके आगे कॉलम्स लगाएंगे और उसके नीचे होंगी जो भी फर्दर स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अब ये जो गो टू स्टेटमेंट है ये 2 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट है फॉरवर्ड जंप और दूसरी क्या है? बैकवर्ड जंप। फर्स्ट फॉरवर्ड जंप के अंदर पहले लेबल आएगा, पहले गो टू स्टेटमेंट आएगी, उस लेबल का नाम आएगा, उसके नीचे हम लेबल को स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे हमने जाना है। बैकवर्ड के अंदर क्या होगा? पहले लेबल आ जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम गो टू स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड जंप के अंदर पहले गो टू स्टेटमेंट थी, बैकवर्ड जंप के अंदर लास्ट में गो टू स्टेटमेंट है। वर्किंग दोनों की क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्लो चार्ट है जो हमें क्लैरिफाई करेगा कि गो टू स्टेटमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 लेबल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो नेमिंग है वो लेबल 1, लेबल 2 एंड लेबल 3 करी है। ठीक है, ये यूज़र डिफाइंड है, आप जैसे मर्जी नेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आ गई, अगर लेबल 1 होता है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करिए, लेबल 2 आता है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करिए, लेबल 3 आता है तो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक डायमंड बॉक्स लगाया जो कि हमारी कंडीशन को चेक करता है। उसके अंदर हमने क्या लिखा? गो टू लेबल 3। यानी कि जब हम स्टेटमेंट 1 पर थे तो हमने एक लेबल लगा दिया कि हमें 3rd लेबल पर पहुंचना है। तो वो क्या करेगा? जो 2nd लेबल है ना उसको स्किप कर देगा और डायरेक्टली मूव ऑन हो जाएगा लेबल 3 के ऊपर। तो इस तरह से हमारा गो टू स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है। आप इसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आपने बीच की कोई अदर स्टेटमेंट को मिस करके किसी और स्टेटमेंट्स की तरफ जाना है तो उस केस के अंदर आप गो टू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कैसे होगी वो हमने सिंटेक्स के ज़रिए समझ लिया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करते हैं। सेकेंड वन इज़ ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखिए, इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि अगर कोई लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और वहाँ पे हम ब्रेक करना चाहते हैं उस लूप को, यानी कि उस लूप से एग्जिट होना चाहते हैं, उस लूप को रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखिए इसके अंदर कैसे होगा, यूज़ कैसे हम कर सकते हैं? हम इसे किसी भी लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर, वाइल, डू वाइल, स्विच एक्सेट्रा। ये सभी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर समझेंगे। ठीक है, जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप्स के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ इनर मोस्ट लूप को ही टर्मिनेट करेगी। जैसे कि हमने नेस्टेड इफ़ को समझा था, इफ़ के अंदर फर्दर इफ्स लगे होते हैं। अगर इसके अंदर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है तो जो सिर्फ इनर मोस्ट लूप होगा ना वो सिर्फ उसी को ही एग्जीक्यूट होने से रोकेगी। ये बाद का जो अगर लूप है तो वो उसको नहीं रोकेगी। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, जोन सी भी स्टेटमेंट के बाद आप अपने लूप को एग्जिट करना चाहते हैं, अपने लूप से बाहर आना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने सिंपली ये कीवर्ड लिख देना है, उसके बाद लगा देना है सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल, आपने स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करी, 2 एग्जीक्यूट करी, जैसे ही ब्रेक्स कीवर्ड जो है एनकाउंटर होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आउट ऑफ द लूप अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम बनाया एक छोटा सा, इसके अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो हमें करना होता है। मेन
इंट आई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप इसलिए लगाया जाता है जब हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स एक पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट सब कुछ एक ही लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं, इसलिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में अपनी आगे स्टेटमेंट्स के अंदर समझाऊंगी। सबसे पहले हमने i इज़ इक्वल टू 1, यानी कि लूप हमारी 1 से स्टार्ट हुई है। i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस, ठीक है। अब वो क्या चाहते हैं, प्रिंट करिए %di। सबसे पहले क्या प्रिंट हो, वो कह रहे हैं कि जब तक i जो है लेस देन इक्वल टू 5 रहता है, ठीक है, आपने वैल्यू प्रिंट करते रहना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन भी लगाई है कि जैसे ही i 3 हो जाता है आपने फर्दर प्रिंटिंग रोक देनी है। जैसे कि अब इसकी आउटपुट क्या रहेगी, सबसे पहले i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन 5 है, 1 है, ऑब्वियसली 5 से क्या है, स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे %d प्रिंट करना है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से अब यहाँ पे भी वो चेक करेगा क्या 1 इज़ इक्वल टू 3 था, नहीं, तो दोबारा से यहाँ पे चलिए, अब i फिर से इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या आ गया 2, अब ये प्रिंट करवाना है, यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद दोबारा चेक किया गया क्या 2 जो है वो डबल इक्वल टू 3 है कि नहीं है। अब फिर से इंक्रीमेंट हुआ, अब यहाँ पे आ जाती है वैल्यू 3 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर दोबारा चेक किया गया 3 क्या डबल इक्वल टू 3 है, हाँ है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है, ठीक है, जैसे ही 3 इज़ इक्वल टू 3 आता है तो वो क्या करे, ब्रेक कर दीजिए, आगे फर्दर प्रिंटिंग आपने नहीं करनी। तो यही आपकी क्या रहेगी, मेन आउटपुट रहेगी। इन केस हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो ये वैल्यू तब तक प्रिंट करती रहेगी जब तक आपकी i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। लेकिन हमने बीच में उसको रोकना था ना, तो हमने ये कंडीशन लगा दी, जैसे कि इस सिंटेक्स के अंदर हमने समझा था। स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करा, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करा, जैसे ही 2 एनकाउंटर होती है ब्रेक कर दीजिए, आउट ऑफ द लूप आ जाइए। इसके अंदर भी यही हुआ, जैसे ही 3 एनकाउंटर हुआ आउट ऑफ द लूप आ गए और जो 1 2 3 आउटपुट हमारे पास आ गया। इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक का ऑपोजिट क्या होता है, कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब रोकना, कंटिन्यू का मतलब, ठीक है, फर्दर एग्जीक्यूशन करना। ये स्टेटमेंट भी हम लूप्स के साथ ही यूज़ करेंगे जब हमने कंट्रोल को जंप करना है टू द बिगनिंग ऑफ द लूप, या फिर नेक्स्ट आइटरेशन में टू द एंडिंग ऑफ द लूप, फर्दर हमने कंटिन्यूएशन करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूशन करनी है, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से एंट्री हुई, कंडीशन चेक की जाती है, ठीक है, कंडीशन विद इन द लूप, लूप के अंदर जो भी कंडीशन है वो चेक की जाएगी। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ठीक है, तो आप फर्दर कंटिन्यू करें स्टेटमेंट्स को। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने क्या करना है, जो फर्दर पार्ट है लूप का उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि ये सिंटेक्स है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, 2 एग्जीक्यूट हुई, फर्दर कंटिन्यू करना है ना, तो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है दोबारा से कंट्रोल ऊपर ट्रांसफ़र होगा और दोबारा से फर्दर कंटिन्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो उस लूप का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन यूज़ करा, इंटीजर आई। जैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाया है, सेम टू सेम हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का बनाया है। सबसे पहले i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने प्रिंटिंग तभी शुरू करनी है जब i की वैल्यू 2 के इक्वल आती है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने i 1 से स्टार्ट किया, i 1, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, पर अभी हमने 1 को प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी कि आपने क्या करना है, जब यहाँ i की जो वैल्यू है 2 के इक्वल होगी, आपने तभी फर्दर कंटिन्यूएशन करनी है, तभी फर्दर प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अभी ये वाली तो कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे क्या बोला था, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करना है। अभी कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो दोबारा इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या हुआ, फिर से एक इंक्रीमेंट हो गया, पहले की वैल्यू क्या थी 1, अब 1 के अंदर प्लस प्लस हो गया, यानी कि 1 के अंदर 1 ऐड हो गया, तो अब क्या हो गया 2। कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, क्या 2 डबल इक्वल टू 2 है, यस है, तो आप क्या करें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद क्या करना है, जो वैल्यू कंटिन्यू की है उसको आपने प्रिंटिंग में डालना है।
तो यहाँ पे प्रिंट एफ होके क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर ये एक कंडीशन थी प्रिंटिंग के लिए। अब बाकी के लूप का भी पैटर्न एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सबसे पहले वो ये चेक करें कि अगर 2 है तभी कंटिन्यू हो। एक बार हमारा फुलफिल हो गया कंडीशन, अब दोबारा से इंक्रीमेंट होगा और फिर से प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी ब्रेक है, कंटिन्यू है या गो टू है, ये तीनों स्टेटमेंट्स कभी अलग अलग हम यूज़ नहीं करते। बेसिकली हम इसको इन ए कोलैबोरेशन यूज़ करते हैं। जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जंप करनी है तो हम गो टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमने काफ़ी सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, कहीं पे कुछ हमें ब्रेक करना है या फिर लूप के बाहर आना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे। या फिर अगर हमने कंडीशन चेक करनी है कि ये कंडीशन फुलफिल होते तो ही कंटिन्यू करें तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये इंडिविजुअली प्रोग्राम्स के अंदर रेयरली ही यूज़ की जाती हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं और हमें ये सभी वर्किंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं जो है रेपिटेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर लूप्स आते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप एक्सेट्रा। अगर मुझे एक स्टेटमेंट को 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है तो वो से वही सेम कोड को मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। इट्स बेटर टू यूज़ लूप्स, इसलिए रेपिटेटिव स्टेटमेंट बनाई गई ताकि हमारा जो कोड है वो हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, एक ही बार लिखना पड़े और बार बार हम उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे कि इसको ये भी बोल सकते हैं कि राइट वंस एंड यूज़ मैनी टाइम्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया। लूप्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है एंट्री कंट्रोल और एक है एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल के अंदर 2 लूप्स आते हैं जिसे हम फॉर और वाइल बोलते हैं, और एग्जिट के अंदर एक ही लूप आता है जिसे हम डू वाइल बोलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। अब देखिए, फॉर लूप बेसिकली क्या डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी लूप है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो हमें एडवांस में ही पता है कि इस पर्टिकुलर लूप को मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना है या 12 टाइम रिपीट करना है या 15 टाइम रिपीट करना है, मुझे ऑलरेडी इन एडवांस मालूम है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो काम अलग अलग वे से कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियलाइजेशन करवाना, फिर कंडीशन का चेक करना, फिर इंक्रीमेंट करना, ये जो 3 वर्क थे हम अलग अलग कर रहे थे, इस लूप के ज़रिए हम तीनों के तीनों वर्क एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसके सिंटेक्स से समझते हैं। सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स है वो कहता है फॉर आपने कीवर्ड लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर 3 थिंग्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 वर्क जो अदर लूप्स के अंदर आप अलग अलग 3 टाइम्स करते हैं वो आप एक ही लाइन के अंदर इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले आप इनिशियलाइज़ कराएंगे वैल्यू को, फिर उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे जो भी आपने कंडीशन चेक करनी है आप वो करेंगे, फिर उसके बाद अपडेट करेंगे एक्सप्रेशन को, यानी कि आपने अपडेट जैसे भी करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, पोस्ट या प्री जैसे भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, कि मतलब जो भी आपने लूप की बॉडी बनानी है, जो भी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करना है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इस टेस्ट एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं उससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो लूप है वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो चलेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा, फॉर इंट आई, यहाँ पे हमने आई को आई जो है हमारा काउंटर है, ठीक है, वो हमारा इंटीजर टाइप का है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, यहीं पे उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप उसको स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट करना है काउंटर को, और तब तक रिपीट करना है जब तक उसकी वैल्यू n के इक्वल ना आ जाए। n हो सकता है उस प्रोग्राम के अंदर हमने ऑलरेडी डिफाइन करा हो n इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, और बाद में हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, और प्रिंट एफ के अंदर जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी हमने वर्क करा है फॉर लूप के अंदर, जब हमने इनिशियलाइज़ करा एक्सप्रेशन को, टेस्ट करा एक्सप्रेशन को और अपडेट करा एक्सप्रेशन को, जो हमने 1 लाइन में करा है, हम आगे समझेंगे जब हम वाइल लूप करेंगे ये तीनों काम हम अलग अलग वे से करते हैं। ठीक है, इसको 1 लाइन में ना करके 3 लाइन्स हम उसके अंदर कंज्यूम करेंगे जब हम वाइल लूप लगाएंगे, तो आपको फॉर में और वाइल में ज़्यादा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड हम करते ही हैं, वो तो नॉर्मल है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट करा,
आई को इनिशियलाइज़ करवा दिया इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैंने बता दिया कि वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। नो इश्यूज़, आपने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवानी है या फिर आप यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, फॉर लूप स्टार्ट करा। इनिशियलाइज तो मैंने 0 से करवाया था, लेकिन स्टार्ट मैंने 1 से करा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 और तब तक रिपीट करो जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 ना रहे। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 10 आ जाएगी तो उसके बाद आपने फर्दर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना। विच मीन्स मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरा प्रोग्राम है वो 10 बार एग्जीक्यूट होने वाला है और हर बार काउंटर की वैल्यू में एक मुझे प्लस करना है और मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, \n, यानी कि जब अगला प्रिंटिंग आए तो वो अगली लाइन में स्विच हो जाएगा। अब देखिए अब इसका आउटपुट कैसे आएगा। सबसे पहले लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, \n लगाया ना तो काउंटर फिर अगली लाइन में आ जाएगा। ये वन टाइम हो गया प्रिंट। अब फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट आई 2 हो गया। फिर हम चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाए, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर अगला फिर इंक्रीमेंट हो गया। फिर चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, फिर प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। और ये तब तक प्रिंट होता जाएगा जब तक इंक्रीमेंट करके हमारे जो आई की वैल्यू है वो 10 ना आ जाए। जैसे ही 10 लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे। ठीक है, जैसे ही वैल्यू, क्योंकि इसका तो काम क्या है, हमेशा इंक्रीमेंट करना, अब ये वाला तो काम करेगा ही करेगा एक बार लूप एग्जीक्यूट होने के बाद। तो यहाँ पे 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू 11 होगी कंडीशन मेरी फॉल्स होगी और वहीं पे वो स्टॉप कर देगा, फर्दर जो है प्रिंटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लूप है हमारे पास वाइल। वाइल लूप बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है कि जब तक आपकी कोई ना कोई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपने वो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने आउट ऑफ द लूप आ जाना है। ठीक है, अब इसको एक फ्लो चार्ट से समझिए। वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल के अंदर बेसिकली क्या आता है, हमारे पास कंडीशन आती है। यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे मालूम नहीं होता, जबकि फॉर लूप के अंदर मुझे मालूम होता है। यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, कंडीशन को चेक करना है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक एग्जीक्यूशन रहेगी, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप आउट ऑफ द बॉडी आ जाएंगे। ठीक है, इसको इस फ्लो चार्ट में यही बताया गया है। सबसे पहले हमने वाइल लूप को स्टार्ट करा, यहाँ पे हमने कंडीशन को चेक करा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है, तो आपने बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करना है। फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन पे आ जाएंगे, फिर चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू रहती है, फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन पे आ जाएंगे, फिर अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होगा। फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन पे आ जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप बाहर आ जाएंगे लूप से और यहाँ पे वाइल लूप जो है वो आपका एंड हो जाएगा उस लूप का। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है वो कंडीशन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप को एग्जीक्यूट करिए, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपने आउट ऑफ द लूप आ जाना है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। मेन से स्टार्ट करते हैं, i इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने जो है i की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट की है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने 0 से करना है, 1 से करना है। ठीक है, डजेंट मैटर। सबसे पहले ये मेरी क्या है, कंडीशन। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपकी i की वैल्यू जब तक 10 से स्मॉलर रहती है तब तक आप ये प्रिंट करिए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने आउट ऑफ द लूप आ जाना है, यानी कि रिटर्न 0। ठीक है, अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी, फॉर लूप के अंदर आपने कंडीशन को चेक करा था, कंडीशन को इनिशियलाइज कराया था। ठीक है, और एक्सप्रेशन को अपडेट करवाया था। ठीक है, आपने यही काम किए थे। क्या क्या काम किया था, आपने इनिशियलाइज़ करवाया था, आपने कंडीशन को चेक किया था और आपने अपडेट करा था। ये जो 3 वर्क आपने किए थे यहाँ पे वो आपने एक ही लाइन में किए थे। ठीक है, लेकिन वाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। वाइल के अंदर वो 3 स्टेप्स के अंदर हुआ ये काम। ठीक है, यही डिफरेंस है फॉर में और वाइल में। फॉर के अंदर हम ये 3 स्टेप्स एक लाइन के अंदर करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो अलग अलग है, क्योंकि वाइल बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि वो सिर्फ कंडीशन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तब तक वो काम करता रहेगा। जैसे ही उसको एनकाउंटर होता है कि जो कंडीशन है ये तो फॉल्स है, तो वो आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इस पहले स्टेप में इनिशियलाइजेशन करी, दूसरे स्टेप में कंडीशन चेक करी, तीसरे स्टेप के अंदर हमने इंक्रीमेंट करा, जबकि फॉर लूप के अंदर हम ये तीनों काम एक ही लाइन के अंदर कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जिट कंट्रोल लूप के ऊपर जाते हैं, जो कि क्या है, डू वाइल लूप। अब देखिए, इसका नाम और वाइल का नाम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वाइल और डू वाइल लूप ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक करी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आउट ऑफ द लूप चला जाता है। जबकि डू वाइल के अंदर क्या रहेगा, कंडीशन हमारी ट्रू रहे या कंडीशन रहे हमारी फॉल्स, कम से कम एट लीस्ट वंस तो आपका लूप एग्जीक्यूट होने वाला ही है, ठीक है। चाहे वो कंडीशन आपकी ट्रू रहती है चाहे फॉल्स लेती है, कम से कम लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और वो कंडीशन बाद में चेक करता है, ठीक है। वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक की जाती है, डू वाइल के अंदर कंडीशन बाद में चेक की जाती है। इसको मैं आपको फ्लो चार्ट के ज़रिए समझाती हूँ। सबसे पहले आपने डू वाइल का लूप स्टार्ट करा, ठीक है। आपने बॉडी ऑफ द लूप को पहले एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन आपने बाद में चेक करनी है, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा लूप को एग्जीक्यूट करना है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने आउट ऑफ द लूप आ जाना है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो लूप है वो आपकी कंडीशन से अबव आ रहा है, यानी कि कंडीशन आपकी बाद में चेक हो रही है, लूप आपका पहले चल रहा है। तो दैट इज़ वाई कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, एक बार तो लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। अब आप इस फ्लो चार्ट को वाइल के फ्लो चार्ट के साथ कंपेयर कीजिए। ये देखिए, ये वाला जो चार्ट है वो मेरा है वाइल लूप का, ये वाला जो चार्ट है वो है मेरा डू वाइल लूप का। वाइल लूप के अंदर वाइल लूप स्टार्ट किया, पहले कंडीशन चेक करी और बाद में लूप आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले लूप आ रहा है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप एग्जीक्यूट होगा, पर यहाँ पे कंडीशन कैसी भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, लूप तो हो गया एक बार एग्जीक्यूट। एट लीस्ट वंस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, आइदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब आप दोनों को देखिए, यहाँ पे लूप की बॉडी ऊपर आ रही है टेस्ट कंडीशन के, यहाँ पे लूप की बॉडी टेस्ट कंडीशन के नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। अब इसका एक प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स करते हैं। डू आपको कीवर्ड लगाना है, उसके अंदर बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये लूप बंद होता है उसके बाद आपकी टेस्ट कंडीशन आ जाएगी। वाइल के बाद कंडीशन, बाद में यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है, जबकि वाइल के अंदर सेमीकोलन नहीं लगता। लेकिन अगर हम डू वाइल यूज़ कर रहे हैं तो वाइल के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस था। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड करी, मेन ले लिया इंट आई इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जो बॉडी ऑफ द लूप जो हमने उसके अंदर बाद में लिखी थी, इसके अंदर हम पहले लिखेंगे। डू स्टार्ट करा प्रिंट एफ स्टेप इन आई टी, ठीक है, ये हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। बैकस्लैश एन लगा दिया, विच मीन्स एक बार प्रिंटिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रिंटिंग हो वो अगली लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोलते हैं इसे। यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्सप्रेशन का अपडेट, ठीक है। ये आपने करा इनिशियलाइज, ठीक है। और यहाँ पे जी हमारी क्या हो रही है, कंडीशन चेक, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा था, पहले चेक हो रही थी, यहाँ पे सबसे एंड में चेक हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने इनिशियलाइजेशन कर दी, ये प्रिंटिंग करना है और उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर अपडेट करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपका स्टेप इन आई टी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने चेक करा क्या आई लेस देन इक्वल टू 1 है, पर ये तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। आई की वैल्यू क्या थी 2, तो क्या 2 लेस देन 1 है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो हम फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, बट इसकी आउटपुट में एक बार स्टेप इन आई टी एक बार प्रिंटिंग में आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम डू वाइल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के सभी स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़, एल्स इफ लेटर एंड स्विच स्टेटमेंट, जो कि लेक्चर 9 के अंदर गिवन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सेकेंडली आज हमने डिस्कस करा अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, गो टू ब्रेक एंड कंटिन्यू। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस करा रेपिटेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने वाइल, डू वाइल और फॉर लूप को
यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है। आप इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप सभी स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द ID गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।